हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आज से स्टार्ट करेंगे नीट 2026 के लिए केमिस्ट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहेगा, जिसमें हमने आज सेलेक्ट किए हैं 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और ये चेक करिएगा कि आप नीट के लिए कितने प्रिपेयर्ड हैं। तो सेल्फ टेस्ट करिएगा, पहले आंसर आप लगाने का प्रयास करिएगा, फिर मिलान करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फॉर अ रिएक्शन कोई रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट्स इफ half life is independent of initial concentration, the order of reaction is 0 फर्स्ट सेकेंड फ्रैक्शनल ऑर्डर। यानी कोई रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट्स दे रहा है कोई, और ये हाफ लाइफ इसका जो है इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन पर, तो किस ऑर्डर का रिएक्शन है। तो आप जानते हैं, यदि याद है आपको, तो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन का हाफ लाइफ टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इक्वल टू 0.693 अपॉन के रेट कांस्टेंट होता है। तो इसमें वहीं पर भी इनिशियल कंसंट्रेशन का टर्म यूज नहीं हुआ है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होगा जो टी हाफ उसके इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। और जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, टी हाफ इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2k होता है, यानी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, जीरो ऑर्डर के लिए। ठीक, चलिए सेकंड क्वेश्चन, विच सोल्यूशन विल शो मैक्सिमम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ग्लूकोज, NaCl, MgCl2 के पोटेशियम सल्फेट। सबका जो कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर है सभी चारों कंपाउंड्स के लिए। तो किसका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सबसे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो आप समझ रहे होंगे कि लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है, कि जब सॉल्वेंट रहता है तो उसका वेपर प्रेशर, और जब सोल्यूशन में सॉल्यूट घोल लेते हैं उसका वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट का, किसकी तुलना में, सोल्यूशन की तुलना में। तो कह रहा है कि किसका लोअरिंग सबसे ज़्यादा लोअरिंग किसमें होगा, तो जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, वो पार्टिकल्स आयंस के फॉर्म में हो या मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। तो यहाँ पर ग्लूकोज है, ये मॉलिक्यूल है, ये डिसोशिएट होगा नहीं। तो ये इसके पार्टिकल को मान लिया जाए, एक डिसोशिएट नहीं होगा, तो इसके जब डिसोशिएट होगा तो ये 2 देगा आयंस, इसमें डिसोशिएट होगा तो ये 3 आयन देगा, एक Mg 2 क्लोराइड। और ये डिसोशिएट होगा तो ये देगा, ये भी 3 आयन देगा। अब इसमें दोनों में कौन ज़्यादा होगा, किसका वेपर प्रेशर होगा ज़्यादा। तो यहाँ पर सिमिलरिटी हो गई नंबर ऑफ आयंस, क्योंकि साइज पर निर्भर तो करता नहीं है, नंबर पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर दोनों का आयंस बराबर है, तो दोनों का सिमिलर लोअरिंग वेपर प्रेशर होना चाहिए। यानी इसमें सी और डी दोनों बराबर नंबर ऑफ आयंस होने की वजह से इसका सिमिलर आएगा वेपर प्रेशर। तो ये सी और डी दोनों होगा, अन्यथा इसमें से दोनों आंसर आ रहा है। तो ये यहाँ पर मैं कहूँगा कि कोई सही नहीं है। ठीक है, कुछ और डिफरेंस होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि साइज पर डिपेंड नहीं करता है वेपर प्रेशर, लोअरिंग वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ आयंस या पार्टिकल पर। तो कोई ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट के एंड टेम्परेचर इज। तो ये 4 आपके विकल्प हैं, ऑप्शन है। इसमें गिव्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है, और के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के और टेम्परेचर के बीच कौन सा फॉर्म सुटेबल है। तो आपको याद होगा तो आप सही बता पाएंगे कौन सा होगा, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस RT ln के, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, ये इक्वेशन कहाँ कहाँ यूज है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है। ठीक है, और इक्विलिब्रियम चैप्टर जो पढ़े होंगे उसमें भी है। ठीक, अगला है कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन ऑल एक्सेप्ट, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी सब पर डिपेंड करता है, एक्सेप्ट किस पर डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन में दिया है 4 कि सब पर डिपेंड करता है, केवल एक को छोड़कर। कौन है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, सेल कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पूछा है कि एक्सेप्ट किसको छोड़कर डिपेंड करता है, तो सेल कांस्टेंट को छोड़कर सब पर डिपेंड करता है। तो आंसर सी यहाँ करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सोचने वाली बात हो रही है। ठीक है ना, क्योंकि आपको तीनों प्रॉपर्टीज जब पता होगा तब आप इसका आंसर दे पाएंगे। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, विच आयन हैज मैक्सिमम CFSE, विच आयन, जबकि यहाँ पर डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया है और ब्रैकेट में लिखा है हाई स्पिन, लो स्पिन, हाई स्पिन, और यहाँ कुछ नहीं लिखा है। अच्छा, ये भी क्लियर नहीं किया है। अच्छा, पहले आप सब CFC जानते हैं क्या होता है, C फॉर क्रिस्टल, F फॉर फील्ड, S फॉर स्टेबलाइजेशन, E फॉर एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, CFT थियरी आप पढ़े होंगे तो ये टर्म आया होगा। तो ये टर्म का फार्मूला कैसे, CFC निकालते कैसे हैं, CFC बराबर क्या होता है, माइनस, यदि ऑक्टाइडल फील्ड में है तो माइनस 0.4 इंटू एक्स या एन कर सकते हैं, बराबर करके CFC इक्वल टू 0.4 इंटू एक्स प्लस 0.6 वाई इंटू वाई कर लीजिए, या एक्स इन वाई डेल्टा ओ। क्या होता है, डेल्टा ओ ऑक्टाइडल फील्ड में, जहां एक्स और वाई क्या है रिस्पेक्टिव T2G में इलेक्ट्रॉन की संख्या, और वाई क्या है Eg में इलेक्ट्रॉन की संख्या। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन वो एक्स होगा, वाई क्या है Eg में जितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, ये फार्मूला रखने पर डेल्टा ओ आ जाएगी, डेल्टा ओ निकालना है स्टेबलाइजेशन एनर्जी डेल्टा ओ ऑक्टाइडल फील्ड में। और यदि टेट्राइडल तो इसी का ठीक उल्टा हो जाएगा, ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस वाला माइनस, यहाँ पर माइनस रहेगा 0.4। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा।
तो यहाँ पर सबका जब निकालेंगे तो D3 का सबसे क्या होगा, हाई आएगा, चाहे वो लो स्पिन हो या हाई स्पिन। यहाँ लो स्पिन से मतलब है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में है और हाई स्पिन का मतलब अनपेयर्ड ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका T2G और EG फॉर्म, EG और EG क्या होता है, T2G। तो इसमें जब लगाएंगे CFT तो इसका आएगा सबसे अधिक, ठीक है। मतलब अधिक आने का मतलब CFC मोर नेगेटिव आएगा, जिसका नेगेटिव ज़्यादा वैल्यू आएगी वो ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लेंथेनाइड्स। लेंथेनाइड्स के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्या ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है दे शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये तो सही है, ट्रू है। एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेज स्टेडली, ये भी सही है। दे शो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग, क्या ये सही है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग। जब इसका लेंथेनाइड जो एलिमेंट होते हैं उनका आयनाइजेशन एंथैल्पी डेल्टा IH आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, लो होता है, जिसका लो होगा डेल्टा IH वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड करना है, तो ये क्या है, इनकरेक्ट है। अगला चौथा है डी ऑप्शन में दिए फॉर्म कलर्ड आयंस, ये भी सही है। तो ये 4 में से केवल सी ऑप्शन ही क्या है इस क्वेश्चन के लिए सही होगा, और सब क्या है गलत, मतलब सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा तो ये इनकरेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर, ठीक है ना। इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट ये है। अगला 7th, ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NiCN होल फॉर 2 इज। तो आपको ये बहुत बार मिलेगा क्वेश्चन, कई जगह मिलेगा, कई बार मिलेगा। तो इसका ज्योमेट्री क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर, क्या होता है स्क्वायर प्लेनर, और हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है आज तक के एंट्रेंस एग्जाम से लेकर बोर्ड परीक्षा सभी एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए अगला, विच स्पीसीज शोज पैरामैग्नेटिज्म। इन चारों में कंपाउंड है, इनमें पैरामैग्नेटिज्म जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखा होगा वो पैरामैग्नेटिक, जो पेयर रखेगा डायमैग्नेटिक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जिंक 2+ यानी 4s क्या है 0 और 3d 10 सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। कॉपर NH3 2+ है, ठीक है ना। तो कॉपर में 4s 0 3d 9 क्या होगा 9। तो इसमें जब भरेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, डी में 9 है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा अनपेयर्ड रहेगा, ठीक है। 4 जगह पेयर्ड है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखिए अनपेयर्ड है, तो ये अनपेयर्ड है तो ये क्या होगा पैरामैग्नेटिक शो करेगा। NiCO4 ये D8 है, D8 होने की वजह से ये क्या है, और 4s 2 है, सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से सभी इलेक्ट्रॉन D के पेयर्ड हो जाएंगे, ठीक है ना। 4s के इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे 3d में आ जाएंगे, तो सभी इलेक्ट्रॉन कितने सभी हो जाएंगे, ये हो गया या D का, और 4s वाला कहाँ गया इसमें भी आ गया, तो ये पेयर्ड हो जाएंगे। और ये फिर CN होल 6 2- यहाँ D6 है लास्ट वाला D वाला, तो ये भी क्या हो जाएगा पेयर्ड हो जाएगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड CN। तो अनपेयर्ड कौन बचा, केवल एक इलेक्ट्रॉन है जो कि कॉपर टेट्रामीन कॉपर सेकंड कैटायन वाले में, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये है पैरामैग्नेटिक करेक्ट शो करेगा। पैरामैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होगा, और ACD क्या है डायमैग्नेटिक, क्या है डायमैग्नेटिक, ठीक है, यानी रिपेल होंगे पार्शियली। 9th क्वेश्चन है विच कंपाउंड गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, एथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेन, वनॉल, फॉर्मल्डिहाइड। तो आप पहले बताइए कि आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, जो मेथाइल कार्बोनिल रखता है यानी CH3CO रखता है वही आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो सबका स्ट्रक्चर ड्रा कर लीजिए और देखिए किसके पास CH3CO है, तो इसका इथेनॉल क्या हो जाएगा CH2OH। तो इस कार्बन से देखिए O लगा हुआ ना, CH3 बगल में है और CO, चाहे OH हो या CO कार्बोनिल, तो ये एथेनॉल है। तो ये रखा है कि नहीं रखा है, बिल्कुल रखा है, CH3C और O रखा है, यानी इसको हम ऐसे बना दें, देखिए CH3COH H2, ठीक है ना। तो ये CH3CO रखा है मोइटी, तो इसलिए क्या है आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा। जबकि मेथेनॉल में क्या है H तीनों तरफ H रहेंगे और इधर क्या है OH, तो ये CH3OH नहीं रखा है तो ये नहीं देगा। प्रोपेनॉल नहीं देगा, फॉर्मल्डिहाइड नहीं देगा, तो कौन देगा, केवल एथेनॉल देगा आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव, ठीक है, ये करेक्ट होगा। 10th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में दिए गए जो भी एमीन है उसके या स्पीसीज के बेसिक कैरेक्टर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सही कौन सा है ये पूछ रहा है, तो बताइए। तो आप जानते हैं कि अमोनिया क्या होता है वीक बेस है, क्या है वीक बेस। तो अमोनिया 2 जगह है शुरुआत में, तो दोनों में से पहले इसको छाट लीजिए, A और C में हो सकता है, फिर उसके बाद प्राइमरी मीन, उसके बाद सेकेंडरी मीन, तो A वाला क्या होगा करेक्ट, जबकि यहाँ टर्शियरी मीन फिर प्राइमरी मीन, ये गलत होगा, ठीक है। अमोनिया से ज्यादा प्राइमरी से ज्यादा सेकेंडरी मीन होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस इन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, करेक्ट। 11th क्वेश्चन ये आपके लिए रहेगा, एक क्वेश्चन का जवाब आप देंगे। क्या क्वेश्चन है, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन टर्ट ब्यूटिल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ एल्कोहलिक QH, यानी टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक QH के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा आपको बताना है। टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल आइसोब्यूटिन ब्यूटिलीन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, तो अपना आंसर जरूर बताइएगा यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो, चाहे जिस भी कंपटीशन का। हालांकि नीट का एग्जाम के लिए जो आप तैयारी कर लेते हैं वो CUT क्या कुछ भी 12th लेवल पर जो केमिस्ट्री आएगा वो सबके लिए तैयारी हो जाएगा। हाँ थोड़ा सा JEE और
बीटेक में थोड़ा सा एडवांस आता है क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है, तो फिर भी कम नहीं है। विच रिएक्शन कन्फर्म एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजीन, कौन सा रिएक्शन से ये सिद्ध होता है कि बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है, यानी एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजीन को कंफर्म करने के लिए कौन सा रिएक्शन कराना या कौन सा रिएक्शन से पता चलेगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, कंबशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ऑक्सीडेशन। तो ध्यान दीजिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कोई एल्कीन हो या प्रोपीन एल्काइन प्रोपेटाइन, यानी ओपन हो या क्लोज हो या एरोमेटिक एरोमेटिक देगा, तो ये इससे पता नहीं चलेगा कि एरोमेटिक नहीं है। कंबशन मतलब जलाने पर भी नहीं पता चलेगा कि एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। कंबशन, हाँ, ये सूटी फ्लेम और नॉन सूटी फ्लेम होता तब बात होती, यहाँ पर कंबशन एक हो सकता है, हालांकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन तो देता है। यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हैं, एरोमेटिसिटी होने के लिए एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जो सूटी फ्लेम होते हैं, जिसके साथ जलते हैं। तो यहाँ पर फ्लेम, यहाँ पर कंबशन का मतलब जलना, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक कंपाउंड भी दे सकते हैं और एलिफैटिक भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर एरोमेटिक देते हैं। तो यहाँ पर मुझे डाउट हो रहा है, कंबशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दोनों तो बेंजीन देता है, लेकिन बेंजीन की बात है। अच्छा, अल्कोहल भी तो कंबशन होता है, कंबशन से नहीं पता चलेगा। फ्लेम यदि लिखता सूटी फ्लेम नॉन सूटी फ्लेम तब हम बात करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने से पता चलता है कि ये बेंजीन एरोमेटिक है, ऑक्सीडेशन से नहीं, कंबशन से नहीं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से नहीं, ठीक है, क्योंकि कंबशन किसी भी कंपाउंड का हो सकता है, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी सब्सटेंस का हो सकता है। लेकिन हाँ, यदि वो कहता कि सूटी फ्लेम, क्या सूटी फ्लेम कहता तब एरोमेटिक, नॉन सूटी कहता तो एलिफैटिक। तो यहाँ फ्लेम नहीं कह रहा है, कंबशन कर रहा है, इसलिए मोर अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये थे आज के नीट के 12 एमसीक्यू, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन का आंसर अपने से देना है, और क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा तो ठीक, नहीं आया तो आप ट्राई करिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नीट के 2026 में, ठीक है। तो ऐसे वीडियो के लिए आप इसको देखते रहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।